जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये ग्राम विकास ग्राम समाज एवं विकास वाला जो वीडियो का सीरीज जो वीडियो की सीरीज चल रही है उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें ग्राम विकास का जो सिलेबस है ग्राम समाज एवं विकास का उसी को कवर करने की कोशिश की जा रही है प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, तो ग्राम विकास और भूमि सुधार ये इसका टॉपिक है जो इसके प्रश्न होंगे। तो इससे संबंधित प्रश्न, चलिए जितने भी प्रश्न हैं उनको फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्नों के माध्यम से क्लियर करते हैं इनको। देखिए, सर्वप्रथम किस काल में अन्न उगाने के साक्ष्य मिलते हैं? तो इसमें जो है नवपाषाण काल, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत कुछ समझाने को नहीं है इसमें। लहुरा देव किस लिए प्रसिद्ध है? लहुरा देव आपको पता होगा प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मेहरगढ़ में। ठीक, आपने हिस्ट्री में ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, तो बहुत कुछ इसमें बताने के लिए है नहीं। मेहरगढ़ से किस अन्न के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। लहुरा देव से किस खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो चावल यानी धान की भूसी मिली है वहाँ से। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। मेहरगढ़ से गेहूं और लहुरा देव से धान, ध्यान रखिएगा इसको, कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। कुलडीहवा कहाँ पर है? कुलडीहवा जो है ये इलाहाबाद प्रयागराज के पास में है, उधर ही है। ठीक है, कुलडीहवा किस नदी के तट पर है? किस नदी के तट पर है कुलडीहवा? तो ये बेलन नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेलन नदी। सबसे प्राचीनतम धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसमें आप बताइए। देखिए, इसमें सबसे प्राचीनतम जो मिले हैं वो कुलडीहवा से ही मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? मेहरगढ़, तो ये मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में है। कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। ठीक, मेहरगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है आपका बोलन नदी। ठीक है, मेहरगढ़। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सफ़ेद सोना की सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सफ़ेद सोना के सर्वप्रथम की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा से। ठीक है, हड़प्पा। ये सफ़ेद सोना हम किसको बोलते हैं? सफ़ेद सोना ये कपास। ठीक है, कपास को बोला जाता है सफ़ेद सोना। तो याद रखिएगा, कई बार कन्फ्यूज़न में समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या पूछ लिया है। तो याद रखिएगा, ये जो है हड़प्पा में सबसे पहले इसके साक्ष्य मिले। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा देखिए कहाँ पर स्थित है। आप अगर थोड़ा सा मैपिंग आपको पता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूर्वोत्तर पाकिस्तान में स्थित है। सबसे पहले जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ठीक है, ये सारे हिंदी इसके हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, तो ये सब तो आपको पता होंगे, नॉर्मल से क्वेश्चन है। कालीबंगा ये सब बहुत बहुत बार पढ़ा होगा आपने। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस अन्य खेती पर अधिक जोर दिया गया था? कपास, इस पे जोर दिया गया था, मतलब किसी अन्य खेती, धान गेहूँ इसके अलावा। हल का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था? हल का कहाँ पर हुआ था इसका सर्वप्रथम प्रयोग? तो हड़प्पा सभ्यता से मिला है ना। हल, हल के बने हुए हल का जो एक मिट्टी का वो मिला हुआ है, तो वो बनावली से मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। हल का हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो कहाँ से मिला है? आप देखिए, आप क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आप अपना क्वेश्चन हल कर सकते हैं, और उसके बाद जब मैं आंसर बताऊँ उसको तो उससे मैच कर लीजिएगा। तो देखिए आप कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा आप। ठीक है, तो ये कालीबंगा से है। किस वेद में अनाज का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि से संबंधित है? तो आप यव यानी कि जौ, वो थोड़ा सा आप ये सब सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन ही हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या बन गया था? उत्तर वैदिक काल में पूछ रहा है ये, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है कृषि, उत्तर वैदिक काल में। हड़प्पा में दूसरा था, लेकिन ये उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि जो है वो मुख्य व्यवसाय हो गया था। आर्यों की मुख्य फसल क्या थी? आर्य लोग जो थे उनकी मुख्य फसल क्या थी? तो वो थी अ, ये गेहूं और धान दोनों। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों यानी डी। ठीक, यजुर्वेद में हल को क्या कहा गया है? यजुर्वेद में हल को क्या कहा गया है? सीर। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या कहा गया है? सीर। सीता भूमि किसे कहा जाता था?
सीता भूमि किसे कहा जाता था? तो जो सरकारी भूमि होती थी वो जो है उसको सीता भूमि कहते थे। ठीक, सीता अध्यक्ष होते थे। प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है एक तरीके से जैसे छुपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, जैसे जहाँ पर 2 आदमी से काम हो सकता है वहाँ पर 10 आदमी लगे हुए हैं, तो वो जो 8 आदमी हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार हैं, मतलब वो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वहाँ पर। वो और उत्पादन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 8 आदमी लगा दो या 5 आदमी लगा दो, पैदा उतना ही होना है। तो कृषि में अधिकतर ये प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि में ही देखी जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि का जो योगदान है जीडीपी में कितना प्रतिशत है? तो ये जो है अभी डेटा बढ़ा है इसमें, पहले तो बहुत कम था। ठीक है, ये अभी जो कोरोना का जो पीरियड रहा उसमें कृषि ने ही एक तरीके से अर्थव्यवस्था को बहुत बूस्ट दिया। ठीक है, और काफ़ी लोगों को सहायता हुई। जो किसान, जो प्रवासी लोग घर से वहाँ से लौट के आए गाँव में, उन्होंने कृषि पर ही अपना जीवन यापन किया। ठीक है, कृषि ने बहुत अच्छा अभी योगदान दिया। ठीक है, तो सिर्फ एक कृषि ही ऐसा एक क्षेत्र था जिसमें ग्रोथ हुई थी, बाकी सब तो अ, मतलब डिक्रीज ही हुए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सीताध्यक्ष कौन था, कौन कहलाता था? जो अभी मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, सरकारी भूमि की व्यवस्था मतलब करने वाला अधिकारी। ठीक, तो याद रखिएगा ये। कृषि वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? कृषि वर्ष तो वो 1 जुलाई से 30 जून के बीच होता है कृषि वर्ष, वो वित्तीय वर्ष नहीं है। ठीक है, कृषक दिवस कब मनाया जाता है? जो कृषक दिवस होता है वो कब मनाया जाता है बताइए? आप इसमें देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, तो वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है कृषक दिवस। ठीक है, कृषक दिवस ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। 23 दिसंबर को किसका जन्मदिन होता है? अपने, मैं आपको क्लू दे देता हूँ, ये पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो बताइएगा। मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? जो सिंचाई कर होता था उसको क्या कहते थे? उदक भाग। ठीक, उदक भाग। मौर्यों की अर्थव्यवस्था किन स्तंभों पर आश्रित थी? किस पर आश्रित थी मौर्य की जो व्यवस्था थी? तो वहाँ कृषि भी थे, उद्योग भी थे और पशुपालन, ये सभी थे। तो उपरोक्त सभी, यानी कि ये आपका ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मौर्य काल में बलि से क्या अभिप्राय है? बलि क्या होता था? ये एक प्रकार का भू राजस्व था। ठीक, सिंचाई का वर्णन किस अभिलेख में वर्णित है? आप इनमें से देखिए किस उसमें लिखा गया है? तो जूनागढ़ अभिलेख में सिंचाई से संबंधित जो है आपको वर्णन मिल जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख किस राज्य में स्थित है? तो जूनागढ़ आपको नाम से ही पता चल जाएगा, वैसे भी आपने हिस्ट्री में ये सब पढ़ रखा होगा। सर्वप्रथम रहट का प्रयोग, जो रहट का प्रयोग है वो किस काल में किया गया था? तो गुप्त काल में। ठीक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? स्टैब्लिशमेंट 16 जुलाई 1929 को। ठीक, आईसीएआर का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो है नई दिल्ली में। ठीक है, मीट्रिक इकाई व्यवस्था को कब लागू किया गया था? मीट्रिक इकाई व्यवस्था को कब लागू किया गया था? तो ये 1 अप्रैल 1957 को लागू किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। एक पक्का बीघा में कितने गज होते हैं? तो इसमें 3025 वर्ग गज होते हैं। ठीक, एक पक्का बीघा में 3025 वर्ग गज होते हैं, याद रखिएगा। जरीब की शुरुआत किस मुगल काल के शासक के समय हुई थी? तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ये चीज़। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में ये हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मीट्रिक इकाई व्यवस्था के सम्मेलन में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था, नहीं था? तो जो मीट्रिक इकाई के लिए था तो उसमें कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था इसमें से? वो भारत। ठीक है, ये शामिल नहीं था इसमें, बाकी सब तो थे ही। कृषि उड़ान योजना को कब लागू किया गया? कृषि उड़ान योजना कब लागू की गई थी? तो ये 2021 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, कृषि उड़ान योजना। गुंटर जरीब का प्रतिपादन किसने किया था? गुंटर जरीब का, तो नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, लेकिन ये देखिए एडमंड गुंटर, ए। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? ए। ठीक है, वर्तमान में गोवा गांव की खेती की नपाई की अंतिम इकाई क्या होती है? अंतिम इकाई क्या है? गज।
गज में ही नापते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जितना भी क्वेश्चन है इसको पूरा ही कर लेते हैं आज। ठीक है, किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल के समय इजारेदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी? तो ये कौन कौन था गवर्नर उस समय पर? तो ये वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ये इजारेदारी व्यवस्था शुरू हुई थी। स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? ये सब इतिहास के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि ये भूमि सुधार और इससे संबंधित है तो उसको आप देखिएगा जरूर, इससे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय पर शुरू हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व की व्यवस्था की थी? ठीक है, तो किस, अभी ऊपर ही पढ़ा आपने, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जमींदारी प्रथा किस क्षेत्र में लागू नहीं थी? जमींदारी कहाँ पे नहीं थी? देखिए, पूरे भारत में 3 टाइप की थी, जमींदारी और एक रैयतवाड़ी, एक इधर महालवाड़ी। ठीक है, तो उनका एरिया जो है वो हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे, या नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेंगे, तो देखिएगा। ठीक है, तो उसमें ये व्यवस्थाएं अलग अलग क्षेत्रों में लागू हुई थी। तो ये जो जमींदारी प्रथा थी ये बंगाल, बिहार और वाराणसी में तो थी ही, लेकिन अवध में इधर नहीं थी। इधर जो है इस तरफ जो है रैयतवाड़ी और इसका ये था, चलन था। ठीक है, रैयतवाड़ी रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? अब देखिए, रैयतवाड़ी कहाँ लागू की गई थी? तो ये 12 महल में। ठीक, इस व्यवस्था को बम्बई में किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये विनगेट द्वारा लागू किया था। ठीक है, रैयतवाड़ी रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बोल रहे हैं। रैयतवाड़ी प्रथा से अभिप्राय क्या है? रैयतवाड़ी से अभिप्राय यह है कि ये सीधे जो है कृषक से सीधे ताल्लुकात था। ठीक है, कृषक ही भूमि का स्वामी था, उसी से सीधे टैक्स लिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन था? रैयतवाड़ी किसने वो किया था? तो टॉमस मुनरो ने। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? जो महलवाड़ी 3 टाइप का बताया ना, तो महलवाड़ी के कौन थे जन्मदाता? ये हॉल्ट मैकेंजी। ठीक, याद रखिएगा, महलवाड़ी के कौन? हॉल्ट मैकेंजी। रैयतवाड़ी के टॉमस मुनरो, उनके साथ कैप्टन रीड भी थे। ठीक है, रबी फसल के लिए कौन सी वर्षा सहायक होती है? जो रबी की फसल होती है, एक मिनट ये वाला छूट गया, इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो देखिए, खरीफ जो है कौन सी नहीं है? अरहर है, मूंग है, तिल है, बट आलू नहीं है। आलू जो है इसकी रबी की फसल है। ठीक है, रबी की फसल के लिए कौन सी वर्षा सहायक होती है? तो रबी का फसल कब होती है? सर्दियों के टाइम में। तो उस टाइम में कौन सी फसल वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से होती है। ठीक है, मानसूनी तो जो जून जुलाई से शुरुआत होती है वो खरीफ वाले उसमें, तो ये जो फसल होती है इसके लिए पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक, किस फसल के लिए पानी की अधिकता अधिक होती है? तो अब इनमें से देखिए, किसके लिए सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है? तो जाहिर सी बात है, धान धान जो है वो पानी में ही उगता है, पानी की बहुत आवश्यकता होती है उसको। नकदी फसल से नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं सम्मिलित इसमें? तो गेहूं जो है वो नकदी फसल में नहीं काउंट होता है। ठीक है, गन्ना, कपास, जूट ये सब नकदी फसल में आते हैं। ठीक, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है भारत में? तो भारत में एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है, लेकिन जो वैश्विक रूप से कौन है वो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके चैनल में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।